नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती में जो बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, खास तौर पर साहित्यकार से या जो कवि हैं, संगीतकार हैं, चित्रकार हैं, रंगकर्मी हैं। तो एक ही क्लास में आप इन चारों को देखिए और चारों को देखने के साथ साथ में याद भी करते जाइए। यदि आप लोगों का पटवारी वाला पेपर है तो निश्चित तौर पर यहाँ से आपके 1 से 2 नंबर पक्का आ ही जाएंगे। तो इसको देखना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। तो चलिए अपन चालू करते हैं। हर बार की तरह लेट नहीं करेंगे, समय आपके पास भी बहुत कम है और मेरे पास भी कम है। चलिए चालू करते हैं। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। आप लोगों ने देखा होगा कि शुरुआत में ही 15 तारीख से अपना जो पेपर है वो चालू हो गया था। 15 तारीख के शुरुआती पेपर में उन्होंने सबसे पहले अलाउद्दीन खां के बारे में पूछा, एक रचना के बारे में पूछा। दूसरी बार में इंदौर घराने से प्रश्न पूछने लगे, पार्श्व गायक से पूछने लगे, सरोद वादक से प्रश्न पूछने लगे। हर परीक्षाओं में एक एक प्रश्न आ रहा है दोस्तों, तो एक एक नंबर जोड़ना है और आगे चलना है। चलिए, इसकी यदि आप लोगों को पीडीएफ प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे ही क्लास समाप्त होती है पीडीएफ उसमें डाल दी जाती है। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले ही महाकवि कालिदास, सबसे महान कवि दोस्तों, है ना। तो महाकवि कालिदास उज्जैन में रहा करते थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में ये रहा करते थे। इनकी जो एक तरीके से रचनाएं हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। इनकी अभिज्ञान शकुंतलम जो कि एक नाटक है, सबसे पहले इसी का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। ये मैं आपको बता दूं, अभी आगे अपन इस पर चर्चा करने वाले हैं। इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। ये संस्कृत के कवि हैं, ये भी आप लोग याद रखें। प्रश्न आता है कि महाकवि किससे संबंधित हैं महाकवि कालिदास, तो याद रखिए किससे संबंधित हैं। 1 मिनट में पेन ले आऊं। चलिए, तो ये किससे संबंधित है? सबसे पहली बात, ये संस्कृत से संबंधित हैं। ये कवि तो हैं ही, साथ साथ में नाटककार भी हैं। नाटककार हैं, संस्कृत के महान कवि हैं, संस्कृत के महान कवि हैं। भारत का शेक्सपियर इनको कहा जाता है। ठीक है, ये 3 चीजें आप लोगों ने ध्यान दी। अब इनकी रचनाएं देखें। सबसे पहली रचना है इनकी कुमार संभव और रघुवंशम। मेघदूतम पर अपन चर्चा करेंगे चूंकि ये खंड काव्य है। तो कुमार संभव, रघुवंशम, ये 2 इनके महाकाव्य हैं। महाकाव्य आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी एक घटना ना होकर उसके पूरे जीवन का वर्णन होता है, वही महाकाव्य होता है। महाकाव्य का जो एक व्यक्ति होगा वो कोई महान नायक होगा, महान व्यक्तित्व होगा उसका। इस तरीके की महाकाव्य की परिभाषा आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम जान लेते हैं कि कुमार संभव रघुवंशम में है क्या। कुमार संभव दरअसल शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की पूरी कहानी है। किसकी? कार्तिकेय की। ये याद रखें, कार्तिकेय की। ठीक है, पहली बात हो गई। रघुवंशम क्या है? तो राम जी से पहले रघुवंश के जितने भी पात्र हुए हैं, यानी रघुकुल में जितने भी व्यक्ति हुए हैं, उन सभी का वर्णन इस रघुवंशम में है। एक तरीके से राम जी से पहले की जो पूरी कहानी है वो हमको रघुवंशम में मिल जाती है। ठीक, अब इनका जो खंड काव्य है वो है मेघदूतम और ऋतु संहार। ऋतु संहार गीत काव्य तो है ही, साथ साथ में खंड काव्य है। तो मेघदूतम में यदि हम देखें तो मेघदूतम में क्या है दोस्तों, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा यक्ष और यक्षिणी, यक्ष और यक्षिणी। तो इनकी एक तरीके से देखा जाए तो प्रणय कथा है। यक्ष और यक्षिणी, प्रणय का मतलब प्रेम होता है, तो प्रेम की इन लोगों की कथा है। किसमें? मेघदूतम में। याद रखिए, यहाँ पर अम की बिंदी है, या तो आप माँ लिख दें या अंक की बिंदी लगा दें, दोनों बराबर हैं। पढ़ने में हम इसको मेघदूतम पढ़ते हैं। उसी प्रकार रघुवंशम भी इसको पढ़ते हैं, या तो अम की बिंदी लगा दें या माँ लगा दें, बराबर बात है। रघुवंशम हो चुका है। ऋतु संहार में क्या है? तो 6 ऋतुओं का बहुत ही अच्छा वर्णन है। 6 ऋतुओं का इसमें वर्णन है। तो 2 इनके खंड काव्य हैं। ऋतु संहार गीत के रूप में है तो उसको गीत काव्य भी कहते हैं, लेकिन ये है खंड काव्य। ठीक है, अब आते हैं इनके नाटक। 3 महत्वपूर्ण नाटक हैं, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शकुंतलम। तो मालविकाग्निमित्र क्या है दोस्तों? जो अग्निमित्र है शुंग शासक, उसकी यह एक तरीके से प्रेम की कथा है। शुंग शासकों में जो अग्निमित्र है उसकी ये कहानी है। ठीक है, तो यहां से हमें शुंग शासक के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। हालांकि शुंगों के काफी समय के बाद ही चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन आता है, लेकिन चूंकि उन्होंने कहानी लिखी है तो इस वजह से हम शुंगों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। हालांकि ये एक प्रेम कथा है। ठीक है, अब है विक्रमोर्वशीय। तो ये दोस्तों एक रहस्य भरा नाटक है, रहस्य भरा नाटक है।
ठीक है। फिर है अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम क्या है दोस्तों? ये शकुंतला, आपने सुना होगा, शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है। राजा दुष्यंत थे, सुना हुआ नाम, आपको याद आ रहा होगा, उनकी ये कहानी है। क्लियर है? चलिए, विक्रमोर्वशी अगर देखा जाए तो ये भी रहस्य भरा है दोस्तों। इसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा उर्वशी, उर्वशी, इनसे संबंधित ये कथा है। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं इनकी जो अन्य छोटी छोटी रचनाएं हैं, इनसे प्रश्न आ जाते हैं। चंडिका दंडक, कुंतेश्वर दैत्य, कल्याण स्तव, अंबा स्तव, चर्चा स्तव। इन स्तव को याद रखिएगा, यहाँ से याद कर सकते हैं कि स्तव आ जाए तो बिल्कुल बिना बेहिचक महाकवि कालिदास लगा दें। ज्योति विद्याभरण, ज्योतिर्विद्याभरण, दुर्घट काव्य, दुर्घट काव्य, नलोदय, नलोदय, नवरत्नमाला, नवरत्नमाला, पुष्पवाण विलास, पुष्पवाण विलास और रत्नकुश। दोस्तों अगर महाकवि कालिदास पे चर्चा की जाए तो लगभग में 1 घंटे से ऊपर का इनका टॉपिक है दोस्तों, पढ़ाई के हिसाब से। और वैसे पूरी चर्चा की जाए तो बहुत सारे लोगों ने तो नया ने कितनी कितनी किताबें लिख दी और अपना पूरा जीवन ही कालिदास पे समर्पित कर दिया है ना। तो 1 घंटे की जो क्लास है वो खास तौर पर जैसे MPPSC है तो उसके लिए है, लेकिन यहाँ पर फास्ट रिवीजन चल रहा है तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी देता जाऊँगा ताकि आप उस चीज़ों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करके अपने दिमाग में याद कर लें और परीक्षा देते वक्त आपको एकदम क्लिक हो जाए कि हाँ भैया इसका यही आंसर है। तो एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। कुमार संभव और रघुवंशम महाकाव्य हो गए, मेघदूतम खंड काव्य, ऋतु संहार भी खंड काव्य है, पर दोनों में ऋतु संहार जो है वो गीत के रूप में है। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी, अभिज्ञान शकुंतलम, इनके 3 नाटक हैं जो कि काफी प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में से अभिज्ञान शकुंतलम जो है यह पहला हिंदी संस्कृत का काव्य है जो कि इंग्लिश में रूपांतरित किया गया था। क्लियर है? गीता गीता हुई है लेकिन उसके बाद में हुई है, सबसे पहले अभिज्ञान शकुंतलम हुआ था। ठीक है, और स्मृतियों में देखा जाए, आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, जो लोग होंगे क्वेश्चन आ रहे होंगे, अरे सर मनु स्मृति सबसे पहले हुई थी। तो मनु स्मृति दोस्तों हुई थी, वह नाटक नहीं था, याद रखिए। मनु स्मृति जो थी वह संहिता थी, संहिता के रूप में हुआ था। और मनु स्मृति का उन लोगों ने इसलिए सबसे पहले अनुवाद करवाया था कि चूंकि अंग्रेज भारत आए हैं, अब अंग्रेज लोगों को तो भारत के बारे में ज़्यादा पता नहीं है लेकिन उनको शासन तो करना है। और मनु स्मृति जो है वह एक तरीके से सामाजिक चीज़ है और शासन से संबंधित चीज़ है, राजाओं से संबंधित चीज़ है कि व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, इसीलिए उन्होंने मनु स्मृति का अनुवाद सबसे पहले करवाया था। तो आप लोगों को क्लियर हो गई बात। अब आगे चलते हैं। भृतहरि, भृतहरि की रचनाएं देखी जाए तो शतक यदि नाम आ जाता है तो आपको भृतहरि लगा देना है। अब देखिए शतक, नीति शतक पहला, श्रृंगार शतक दूसरा, वैराग्य शतक तीसरा। ठीक है, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, ये भृतहरि की रचनाएं हैं। क्लियर? भवभूति की रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बार बार पूछी जाती हैं। मालती माधव, मालती माधव, महावीर चरित, महावीर चरित और उत्तर रामचरित, महावीर चरित और उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित प्रथम दुखांत नाटक है, पहला दुख भरा नाटक है। उत्तर रामचरित का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? देखिए आज तो वैसे भी रामनवमी है और आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी बात पे मैं उत्तर रामचरित आप लोगों को बता देता हूँ। उत्तर रामचरित, सबसे पहले तो उत्तर का मतलब समझ लीजिए। जब भी अपन उत्तर की बात करते हैं तो उत्तर का 3 मतलब निकलते हैं, तीनों मतलब को समझिए। एक तो उत्तर दिशा होती है दोस्तों, है ना, एक तो उत्तर दिशा है जो दक्षिण के विपरीत में होती है। एक उत्तर प्रश्न का उत्तर होता है और एक जो उत्तर होता है उस उत्तर का जो मतलब होता है वो होता है किसी के बाद, यानी जब भी लग जाएगा उत्तर रामचरित तो रामचरित के दूसरा भाग। उत्तर रामचरित में मुख्यतः सीता जी का बखान है। जब आप लोगों ने देखा होगा राम जी सीता जी को अपने राज्य से निकाल देते हैं, वो जंगलों में रहने लगती हैं, लव कुश उनके 2 लड़के होते हैं, याद आया? अब आपके दिमाग में कुछ वियोग श्रृंगार जैसा कुछ आ रहा होगा, है ना, वियोग श्रृंगार जैसा, तो उसी का इसमें बहुत अच्छा वर्णन है, इसीलिए इसको प्रथम दुखांत नाटक कहा गया है ना। सीता जी को निकाल दिया था तो उसी से संबंधित है उत्तर रामचरित। यहाँ से आप लोगों ने उत्तर के तीनों मतलब समझ लिए। चलिए चलते हैं। बाण भट्ट की रचनाएं, बाण भट्ट को तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों। हर्षचरित तथा कादंबरी, हर्ष के राज दरबार में बाण भट्ट रहा करते थे। हर्ष के राज दरबार में कहा जाता है कि अंतिम हिंदू सम्राट ये हर्ष ही थे। एक तरीके से देखा जाए तो कवि लोग ये बात कहते हैं, बट इतिहास इस बात को नहीं मानता, क्योंकि इतिहास कहता है कि हर्ष ना ही कट्टर हिंदू थे और ना ही एकदम से पूरे बौद्ध, ये बीच के थे, तो इसलिए इनको अंतिम हिंदू राजा नहीं कहा जा सकता। चलिए, हर्षचरित और कादंबरी 2 इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इसके अलावा मुकुट तड़ित, चंडी शतक और पार्वती परिणय 3 याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं दोस्तों। मान लीजिए MP पटवारी में आपके नहीं आ रहे हैं
तो दूसरी जो परीक्षाएं एमपी से जुड़ी होंगी उनसे संबंधित तो आएंगे ही। इन दो को बिल्कुल नहीं भूलना, हर्षचरित यानी हर्ष का चरित्र लिखा है, हर्षचरित हर्ष के बारे में, और एक इन्होंने कादम्बरी लिखा है। ठीक, अब आते हैं मध्यकालीन साहित्यकार जो मध्य प्रदेश के हैं। कब के? मध्यकालीन, मिडेवल। केशव दास, अब थोड़ा केशव दास को देखा जाए तो इन्होंने, इनका जो मुक्तक काव्य है उसमें है रसिक प्रिया और नखशिख वर्णन। रसिक प्रिया और नखशिख वर्णन, दोस्तों मानिए ये सब बहुत ज़्यादा चर्चा के विषय हैं, लेकिन अब चूंकि फास्ट रिवीजन है इसलिए जल्दी जल्दी करना है, तो आप लोग सिर्फ देखते जाएं क्योंकि पेपर आप लोगों का नज़दीक होगा दोस्तों, है ना। प्रशस्ति काव्य को देखा जाए तो रत्न बावनी, रत्न बावनी, और वीर सिंह देव चरित, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका, तीन प्रशस्ति काव्य तीन हो गए, रत्न बावनी, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, अन्य है रामचंद्रिका, रामचंद्रिका, बारह मासा, बारह मासा, छंदमाला, छंदमाला, एक विज्ञान है और एक गीता है, एक विज्ञान है और एक गीता है। क्लियर। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर गीता इनकी भी है, गीता किसी और की भी है, गीता किसी और की भी है। गीता तो दोस्तों बहुत सारे लोगों की है, किसी ने आध्यात्मिक गीता लिखी है, किसी ने आधुनिक गीता लिखी है, सबकी गीता की अलग अलग है। एक गीता जो भगवत पुराण है, भगवत गीता है, वो एक अलग है, उसी के आधार पर सबने अपनी अपनी गीताएं लिखी हैं। तो जब ऐसे आते हैं तो ऑप्शन भी आप लोगों के पास में ऐसे आएंगे जो मिलते जुलते नहीं होंगे, तो याद रखिए खाली गीता यदि आता है तो आप केशव दास लगाना। पद्माकर भट्ट, अब इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो पद्माभरण एक पहली इनकी रचना है पद्माभरण, फिर है जगत विनोद, जगत विनोद, अलीजाह प्रकाश, अलीजाह प्रकाश, हिम्मत बहादुर, हिम्मत बहादुर, विरुदावली, 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 प्रबोध पचासा, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, गंगा लहरी, यमुना लहरी, यमुना लहरी। तो गंगा लहरी के बाद यमुना लहरी आपको याद रहेगा, राम रसायन, राम रसायन, और कवि पच्चीसी, कवि पच्चीसी। तो देखिए प्रबोध पचासा और कवि पच्चीसी, गंगा लहरी, यमुना लहरी और राम रसायन, ये पांच आपको अभी याद हो सकती हैं। जगत विनोद इसको याद कर लें, तो बाकी आप जैसे भी अपने हिसाब से बना लें, अगर आपके पास में कोई ट्रिक है तो आप उस ट्रिक को आराम से बना सकते हैं, है ना। ट्रिक के लिए तो दोस्तों मैं हर बार यही बोलता हूँ कि उसको आप स्वयं ही बनाएं। बनाने का मैं तरीका बता देता हूँ बस, यदि मैं आपको ट्रिक बनी बनाई दूंगा तो आप कभी याद नहीं करोगे, ये बात तय है ना। वो इसलिए याद नहीं करोगे क्योंकि आपका दिमाग उसमें कसरत नहीं करेगा, और कसरत जहाँ दिमाग नहीं करता तो वो चीज़ उसको याद नहीं होती, ये भी याद रखें। जैसे भूषण की कवि रचनाएं, तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। देखिए मध्यकालीन साहित्यकार हैं शिवा बावनी, शिवाजी से संबंधित है, शिवाजी का उन्होंने एक तरीके से उनके शौर्य का बखान किया हुआ है। छत्रसाल दशक, छत्रसाल बुंदेलाओं के राजा थे, तो उनका भी उन्होंने बखान किया है, तो इन दोनों से संबंधित है। और एक शिवराज भूषण, ये भी शिव जी से ही संबंधित है। क्लियर है भूषण की रचनाएं। चलिए भूषण याद आ जाए तो आपको शिव जो अपने छत्रपति शिवाजी हैं वो याद आ जाने चाहिए, तो उनसे आप उनकी रचनाओं को जोड़ सकते हैं। ठीक है। माखनलाल, अब देखिए आधुनिक साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा, याद आ गए माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा, इनको दादा भी कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, दादा। चलिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, हिमक्रीटनी, हिमतरंगिणी, माता समर्पण, युगचरण, कृष्ण अर्जुन युद्ध, ये नाटक है इनका एक, कृष्ण और अर्जुन युद्ध, साहित्य देवता, साहित्य देवता, वनवासी और पुष्प की अभिलाषा। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों पुष्प की अभिलाषा, बचपन में आप लोगों ने सुना होगा, मुझे नहीं चाहत मैं सरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, है ना। वो जो पुष्प है उसकी अभिलाषा है, उसकी इच्छा है कि मेरी कोई ऐसी चाहत नहीं है कि मैं भगवान के यहाँ पर पूजा जाऊँ, भगवान के यहाँ रखा जाऊँ। मुझे तोड़ लेना बनवाली उस रास्ते पर तुम देना फेंक, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। तो वो कहता है कि मुझे उस जगह पर आप लोग ले जाइए जहाँ पर शहीद हों, जहाँ पर वीर हों, जो मातृभूमि के लिए मर मिटते हों। तो इस तरीके की पुष्प की अभिलाषा है। बचपन में ये वाली कविता आप लोगों ने जरूर सुन रखी होगी, उसी से जुड़े हैं ये माखनलाल चतुर्वेदी, या उन्हीं की ये रचना है। प्रभा से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, प्रभा एक पत्रिका इन्होंने चलाई हुई थी, तो प्रभा के ये संपादक भी रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा करमवीर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, करमवीर, उसके भी ये संस्थापक रहे हैं। तो प्रभा, करमवीर याद रखें, पुष्प की अभिलाषा याद रखें, माखनलाल चतुर्वेदी आपको याद रखें, याद रहेंगे। चलिए सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन्होंने इन्होंने लिखी है त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, बहुत इंपॉर्टेंट, बुंदेला हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वीरों का कैसा हो वसंत, एक ये था, बिखरे मोती, एक है उन्मादनी, एक क्या है, उन्मादनी, सभा के खेल और सीधे साधे चित्र। उन्मादनी पे बहुत प्रश्न आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट।
सभा के खेल और सीधे साधे चित्र, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का था। गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक। अब इन्होंने क्या क्या लिखा है देख लेते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, तार सप्तक, भूरी भूरी खाक, धूल सतह से उठता आदमी, चंबल की छाती, भूल गलती, काठ का सपना, ब्रह्म राक्षस, ये ब्रह्म है दोस्तों, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में विपात्र, एक साहित्यिक डायरी, कामायनी और एक पुनर्विचार। मतलब कि समझिए डायरी कामायनी इनकी नहीं है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, इन्होंने कामायनी एक पुनर्विचार एक लिखा है। इसका पूरा नाम है कामायनी एक पुनर्विचार। क्लियर। प्रश्न देते हैं कभी कभार कंफ्यूजन के लिए, लिख देंगे कामायनी एक पुनर्विचार किसका है, तो जयशंकर प्रसाद को भी लिख देते हैं, तो लोग सोचते हैं यार जयशंकर प्रसाद की तो है ही कामायनी, उनकी है कोई बात नहीं, पर उन्होंने कामायनी पे ही लिखा है, तो कामायनी एक पुनर्विचार। क्लियर है। चलिए, गजानन माधव मुक्ति बोध पर प्रश्न बहुत आते हैं, खास तौर पर उनको उदाहरण दिखा देता हूँ। चांद का मुंह टेढ़ा, इसके अलावा चंबल की छाती, है ना, ये चंबल की छाती, धूल सतह से उठता हुआ आदमी, ये 3-4 ऐसे हैं कि इनसे बार बार प्रश्न बनते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनको कौन नहीं जानता, नवीन इनकी उपाधि है दोस्तों, याद रखिए। इनकी रचनाएं देखी जाए तो कुमकुम, उर्मिला 1957, प्राणपर्ण यह 1962 में थी, आपलक और रश्मि रेखा, इसमें से आपलक पे प्रश्न काफ़ी आ चुके हैं और उर्मिला पे प्रश्न आते हैं। आपलक और उर्मिला, आपलक यानी जानते हैं, बिना पलक गिराए निर्मिमेश एकदम एकटक देखते हुए, पलक नहीं गिराना, तो वही है आपलक। तो कुमकुम, उर्मिला, प्राणपर्ण, आपलक और रश्मि रेखा, ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचनाएं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी देख लेते हैं। इनकी यदि रचनाओं की हम चर्चा करें भवानी प्रसाद मिश्र की, तो पंचसती, गीत फरोश, दूसरा सप्तक, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खुशबू के शिलालेख, सन्नाटा, नीली रेखा तक और तूष की आग, ये भी इंपॉर्टेंट है, तूष की आग, इन 2 पे प्रश्न आ चुके हैं। नीली रेखा ये किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र। अब आप लोगों ने यहाँ से क्या क्या देखा कि भवानी प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन आधुनिक काल के कवि हैं या आधुनिक काल के रचनाकार हैं। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं वो ये सब हैं, पंचसती, गीत फरोश, दूसरा सप्तक, अंधेरी कविताएं इंपॉर्टेंट, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख दोनों इंपॉर्टेंट हैं, सन्नाटा, नीली रेखा और तूष की आग पे प्रश्न आ चुके हैं। अब है हरिशंकर परसाई, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, तट की खोज, बोलती रेखाएं, रानी नागफनी की कहानी, हंसते हैं रोते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हंसते हैं रोते हैं, ज्वाला और बल्ब, निठल्ले की डायरी, भूत के पांव पीछे, इंपॉर्टेंट, बचपन याद कर लीजिए, आप लोगों ने देखा होगा, ये उदाहरण आपको पक्का याद आ रहा होगा, है ना, जितने लोग देख रहे होंगे और यदि उन लोगों ने पढ़ाई थोड़ी बहुत भी बचपन में कर रखी है तो उनको ये भूत के पांव पीछे याद आ गए होंगे। सदाचार का ताबीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। तब की बात और थी, पगडंडियों का जमाना, याद आ रहा है कि नहीं, पगडंडियों का जमाना। क्लियर। ये हरिशंकर परसाई की रचनाएं हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इनको पढ़ाने में मज़ा बहुत आता है और आपको पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है। मैं एक एक चीज़ पे बहुत अच्छे से चर्चा करता, लेकिन चूंकि जल्दी है इसीलिए इनको जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोग इनको याद रख पाएँ। चलिए, शरद जोशी पे कितने प्रश्न आ गए आप लोगों ने देखा होगा, है ना। शरद जोशी पर प्रश्न 2 से 3 बार बन गया है, 2 से 3 बार। चलिए अब इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। अब प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। परिक्रमा, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, जीव, ये जीव है दोस्तों, याद रखिए, जीव, ठीक है। चलिए, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, पिछले दिनों यथासंभव, अंधों का हाथी, एक था गधा, तिलिस्म इंपॉर्टेंट, मैं और केवल मैं, इन्हीं की कहानियों पर, अब देखिए यहाँ से इस बात को समझिएगा, इन्हीं की कहानियों पर लापतागंज धारावाहिक बनाया गया है। आप लोग लापतागंज देखा होगा आप लोगों ने, शायद अभी 3 से 4 साल पहले या 8-9 साल पहले लापतागंज आता था, वो जिसमें एक बीजी पांडे रहा करता था, वो लापतागंज इन्हीं की कहानियों पर बनाया गया है, याद रखिए, ठीक है। धारावाहिक लेखन जो टीवी पर आए हैं वो भी इन्हीं के उस पर बनाए गए हैं, जैसे जिंदगी, विक्रम बेताल आप लोगों ने देखा होगा, विक्रम बेताल या विक्रम बेताल 25 बेताल 25 आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें 25 कहानियां हैं। विक्रम नाम का एक बहादुर राजा है, लेकिन उस बेताल से डरता है और 25 कहानियां होती हैं, वो इन्हीं से संबंधित है। सिंहासन 32 एक है, प्याले में तूफान
और दाने अनार के। दाने अनार के इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीधा प्रश्न आता है दाने अनार की किन की रचना है, तो शरद जोशी की और ये दुनिया गजब की। इन सबको आप लोग अच्छे से याद रखें। क्लियर। चलिए लापतागंज पे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आ सकता है प्रश्न। चलिए डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन, चलिए इनको देख लेते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन। रचनाएं, हिलोल सबसे पहली, हिलोल सबसे इंपॉर्टेंट, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, ये अलग अलग है, विश्वास बढ़ता ही गया और आंखें नहीं भरी। विंध्य हिमालय ये एक है, विंध्य हिमालय एक है, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, वाणी की व्यथा, और कटे अंगूठी अंगूठे सी बदन वारे, कठन कटे अंगूठे सी बदन वारे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? आधुनिक साहित्य एक इनकी रचना है दोस्तों, आधुनिक साहित्य, ठीक है। 20वीं शताब्दी, ठीक है, 20वीं शताब्दी, दो याद रखें, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो आधुनिक साहित्य हो गया, एक 20वीं शताब्दी हो गई। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं हो गई, ठीक है, और इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का आधुनिक युग। अब इसको याद करने में आपको समस्या नहीं आएगी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा आधुनिकता की बात कर रहे हैं, हर चीज में आधुनिकताएं दिख रही हैं। देखिए दोस्तों, आधुनिक साहित्य, आधुनिक युग और 20वीं शताब्दी की, 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी भी तो आधुनिक में आ गया, आधुनिक साहित्य, आधुनिक युग, 20वीं शताब्दी और राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं। आपको राष्ट्रभाषा की समस्याएं के लिए याद करना है, बाकी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अमृतलाल बेगड़, इनको ही नर्मदा पुत्र कहा गया है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा नर्मदा नदी की इन्होंने यात्रा की थी। इनकी जो रचनाएं हैं वो है सौंदर्य की नदी नर्मदा, अभी प्रश्न आया था दोस्तों इन पर, अमृतस्य नर्मदा और तीरे तीरे नर्मदा, तीन रचनाएं हैं इनकी, तीनों प्रसिद्ध हैं, जिनमें सौंदर्य की नदी नर्मदा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पर प्रश्न इसी पटवारी वाले में आ चुका है। अमृतलाल बेगड़ ये कहाँ से संबंधित हैं दोस्तों? जबलपुर से संबंधित हैं, ठीक है, जबलपुर से संबंधित हैं, ठीक है। नर्मदा नदी पे ही इन्होंने सब चीज़ें लिखी हुई हैं। बाल कवि बैरागी की रचनाएं इंपॉर्टेंट, गौरव गीत, दरद दीवानी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दरद दीवानी, दो टूक और भावी रक्षक, भावी रक्षक, ठीक है। मुल्ला रमूजी, 5 बार प्रश्न आया है पटवारी में दोस्तों, 5 बार मुल्ला रमूजी पे, बार बार। मुल्ला रमूजी कहाँ के हैं, मुल्ला रमूजी किससे संबंधित हैं, क्या हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं, इस तरीके के प्रश्न बार बार आए हैं, तो एक बार में ये अपन सबको देख लेते हैं। मुल्ला रमूजी गुलाबी उर्दू शैली के आविष्कारक हैं, गुलाबी उर्दू शैली, ठीक है। पूरा नाम है इनका मोहम्मद सिद्दीकी मुल्ला रमूजी, ठीक है। इनका जन्म भोपाल में 21 मई 1896 को हुआ है। तो अब समझ जाना कहाँ से संबंधित हैं, भोपाल से संबंधित हैं। गुलाबी उर्दू शैली के आविष्कारक हैं। ये मूलतः अफगानिस्तान के थे। प्रश्न आता है मुल्ला रमूजी मूलतः कहाँ के थे, तो अफगानिस्तान थे, लेकिन फिर इनके जो परिवार वाले हैं वो आकर भोपाल बस गए थे। इनकी मुख्य रचना एक ही है दोस्तों जो 1921 में प्रकाशित हुई थी, वो थी गुलाबी उर्दू, ये याद रखें, गुलाबी उर्दू, ठीक है, गुलाबी उर्दू। तो चलिए अब मुल्ला रमूजी पे अपन ने लगभग में पूरा कर लिया है, तो अब यहाँ से प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, समझ गए। आगे चलें। इसूरी, इसूरी पे प्रश्न आ चुका है। बुंदेली लोक साहित्य के शिखर पुरुष, बुंदेली लोक साहित्य इनके साथ में जरूर लगा दें, क्लियर। ईसुरी जैसे ही नाम आए तो बुंदेली लोक साहित्य जरूर लगा दें। वास्तविक नाम इनका है ईश्वर प्रसाद अड़जरिया तिवारी जी हैं। ये कौन है? तिवारी जी हैं। ईसुरी की फागें, ईसुरी प्रकाश और ईसुरी सतसई, ये इनकी रचनाएं हैं। रचनाओं से प्रश्न दोस्तों कम आता है क्योंकि हर रचना के पहले नाम ईसुरी लिखा है, इसीलिए वो ये पूछते हैं कि ईसुरी कहाँ से संबंधित हैं, इनका ओरिजिनल नाम क्या है, किस साहित्य से संबंधित हैं, भाषा कौन सी है। तो याद रखिए बुंदेली लोक साहित्य के शिखर पुरुष हैं, ठीक है। संत सिंगाजी, इन पर प्रश्न आ गया है। ईसुरी पर प्रश्न आया है, संत सिंगाजी पर प्रश्न आया हुआ है, कालिदास पे प्रश्न आया था और भर्तृहरि पे प्रश्न आया हुआ है। तो बाकी अपन लोगों ने यहाँ पे पूरे देख लिए हैं। अब आपके जो प्रश्न हैं वो बाहर नहीं जाने चाहिए। संत सिंगाजी, इनको पशु रक्षक देव और इनकी जो भाषा है वो निमाड़ी है। इन्होंने 1100 भजनों की रचना की है। कितने? 1100 भजन हैं। अनहत का नाद एक ही पुस्तक है, इसी पुस्तक में उनकी 800 रचनाएं संकलित की गई हैं। उनका एकमात्र प्रमाणित ग्रंथ परचारी है। उनका खुद का ग्रंथ है तो उसका नाम क्या है दोस्तों? परचारी या परचरी, 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 ये उनका खुद का ग्रंथ है, ठीक है। और एक अनहद का नाद, ये जो अनहद का नाद है, अनहद का नाद,
ये जो है इसमें उनकी जो रचनाएं हैं उनको संकलित किया गया है, लगभग 800 रचनाएं हैं। इस संकलन का मतलब आप लोग समझते हैं? आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा इतिहास में, वो शब्द आता है कि वेदों को किसी ने लिखा नहीं, आप और से हैं, यानी पुरुषों से संबंधित नहीं है, देव लोगों की वाणी है, उनके मुख से कहे गए हैं, ऋषियों के पास आए, ऋषियों के माध्यम से फिर उनके शिष्यों के पास, फिर उनके शिष्य जब ऋषि बन गए तो फिर शिष्य के पास, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले गए। लेकिन फिर एक जगह आता है कि वेदों का संकलन किसने किया, वेदों का संकलन किसने किया है। तो जब वेदों की संकलन की बात आती है तो हम महर्षि कृष्ण द्वैपायन का नाम ले देते हैं। तो ये कृष्ण द्वैपायन बीच में कहाँ से आ गए? संकलन का मतलब लिखना नहीं होता, संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना। इसमें अंतर समझ लें दोनों में। संकलन का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना। तो उन्होंने क्या किया, मान लीजिए कुछ उनकी बातें यहाँ थी इस गांव में, यहाँ से कुछ लिया, कुछ यहाँ से लिया, कुछ यहाँ से लिया, कुछ यहाँ से लिया, सभी को मिलाकर एक किताब लिख दी, एक किताब लिख दी। ठीक है, वही उनका संकलन कहलाने लगता है। समझ गए? चलिए, और ये होता कैसे है इसको भी समझ लें। जैसे कि उन्होंने अपने गीत गाए, वो गीत गाते गाते धीरे धीरे चलने लगे, तो वहाँ के जो पुराने व्यक्ति हैं उनको वो गीत याद हैं, कुछ गीत दूसरे गांव के पुराने व्यक्तियों को याद है, कुछ गीत तीसरे गांव के याद हैं, 2-3 गांवों को मिलाया, उन लोगों को आपस में देखा कि भैया मैच कर रहे हैं। ठीक है, संकलन में उन्होंने उसको भी ऐड कर लिया। ठीक है, मोबाइल में ऑप्शन आता है ना प्लस का, ऐड कर लो तुरंत, बस वैसे ही ऐड करते चले गए और उनकी अपनी जो एक रचना है वो बन गई। तो यही है अनहन का नाद। ठीक है, आगे चलें। चलिए, अगर आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती जा रही हों तो कमेंट जरूर कर दिया करिए कि हाँ सर चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार, सबसे पहले तो अपन ने साहित्यकार यानी रचनाकारों को देखा। रचनाकार ये सभी होते हैं दोस्तों। रचना का मतलब होता है कोई ऐसी कृति जो अलग है, जिसको रचित किया गया हो, जिसको अपने आप से बनाया गया हो, वो होता है रचना करना। समझ गए? और निर्माण करने की एक अलग बात होती है। निर्माण हम उस चीज़ का करते हैं जिस चीज़ का हमको उपयोग करना हो, किसी उपयोग में, है ना। जैसे कि मान लीजिए अपन ने पलंग बनाया, कुर्सी बनाई, तो ये सब निर्माण में आते हैं, क्योंकि इनका उपयोग होगा, कुर्सी में बैठेंगे। और ये जो रचनाएं होती हैं ये अंदर की बातें हैं, अंदर की यानी भावनाओं से जुड़ी हुई बातें हैं, इनका आदमी उपयोग नहीं करता, ये अपने आप ही होती हैं और आनंद में इनमें आदमी मुग्ध हो जाता है, इसीलिए इनको रचनाएं कहते हैं। और बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको निर्माण कहा जाता है। तो रचना और निर्माण को आप लोग मतलब इसके मतलब को समझ लें। तो अभी क्या चल रही है? रचनाएं। संगीत भी आ सकता है उसमें, साहित्य भी आ सकता है उनमें, नाटक भी आ सकता है, ये सभी रचनाएं हैं। ये आनंद के लिए बनाई जाती हैं। आनंद एक तरीके से, अब आप कहेंगे सर इसमें तो दुख भी बना दिया जाता है, होता है ना, वैराग्य, वैराग्य रसा जाता है तो उसमें तो दुख है, तो उस दुख में भी एक आनंद होता है दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीतकार, तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं। बार बार प्रश्न पूछा गया है इनके ऊपर। अकबर के 9 रत्नों में से एक हैं। इन्हें भैरव राग में विशेष महारत हासिल थी। कौन से भैरव राग में विशेष महारत हासिल थी? इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं दरबारी तोड़ी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग। ठीक है, रामतनु पांडे इनका नाम है, ग्वालियर के ये रहने वाले थे। इनका जन्म अगर देखा जाए तो ग्वालियर के पास में ही, बेहट के पास में हुआ था, और मोहम्मद गौस इनके गुरु रह चुके हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। दीप राग गाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। दीप राग ये ऐसा राग होता है कि जब आदमी गाना गाने लगता है तो गाना गाने लगने के बाद में, जब गाना गाने लगता है तो गाना गाने के बाद में जो है चारों तरफ में एक तरीके से दीप जलने लगते हैं। बताते हैं कि उसी में तानसेन स्वयं जल गए थे। जल जाने के बाद में, जब तानसेन स्वयं जल गए थे तो उसके बाद वो बीमार पड़ गए और फिर वो समाप्त हो गए। ये था दीप राग, है ना। चलिए आगे चलते हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खां, बाबा साहब, बहुत बार प्रश्न आ गया, इसी पटवारी में आया है ना, 3 से 4 बार प्रश्न आया है। मूल जन्म अगर देख लिया जाए तो ये त्रिपुरा, पूर्वी बंगाल त्रिपुरा। अब ये त्रिपुरा वो वाला त्रिपुरा राज्य मत समझिएगा, पूर्वी बंगाल में एक जिला है त्रिपुरा, वहाँ पर हुआ है। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं मदन मंजरी, हेमंत, हेम विहंग और माज खमाज। मदन मंजरी, हेमंत, हेम विहंग और माज खमाज। सरोद वादन भारतीय शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ महाराजा ब्रजराज सिंह की सहायता से मैहर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना की। किसकी? संगीत महाविद्यालय की। उस्ताद हाफिज अली, अब अपन थोड़ा जल्दी करेंगे दोस्तों, है ना। उस्ताद हाफिज अली ये ग्वालियर से संबंधित हैं, सुप्रसिद्ध सरोद वादक हैं। उस्ताद हाफिज अली, इस पर भी प्रश्न आ चुका है, एक ही प्रश्न आया हुआ है,
उस्ताद हाफिज अली। आप लोग यदि एनालिसिस देखते होंगे तो उसमें आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा इनका, सुप्रसिद्ध सरोद वादक। तारीख मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं है लेकिन आ चुका है। इन्हें ग्वालियर के शासक माधवराव सिंधिया ने अपने दरबार में सम्मानित किया था। पंडित कृष्णराव शंकर, पंडित कृष्णराव शंकर, इनकी ये उपाधियां हैं। इनको ज्ञानाचार्य कहा गया है। और संगीत मनीषी, मनीषी का मतलब आप लोग समझते हैं, मनीषी का मतलब होता है जो बहुत ज्ञानी होते हैं और एक तरीके से ज्ञान के साथ साथ में सन्यासी भी होते हैं, उन्हीं को मनीषी कहा जाता है। तो यहाँ से मनीषी का एक पर्यायवाची यानी सन्यासी, ज्ञानी भी आप लोग याद कर लें। और वही पंडित कृष्णराव शंकर को उपाधियां दी गई हैं। इन्हीं के पिता हैं प्रसिद्ध संगीतकार शंकर राव पंडित। ये इनके पिता हैं शंकर राव पंडित। तो राव पंडित आप लोगों ने देखा होगा कि बेटे के नाम के पीछे पिता का नाम जरूर लगता है, तो वो यहाँ पर है। इनके गुरु निषाद हुसैन खां थे। कौन थे? निषाद हुसैन खां। ग्वालियर में 1914 में, कब? 1914 में गंधर्व विद्यालय नाम की संगीत संस्था की इन्होंने स्थापना की। संगीत सरगमसार, प्रवेश संगीत, आलाप संचारी, तबला वादन शिक्षा, सितार जल तरंग और वादन शिक्षा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए शंकर राव पंडित पे आ जाएं। उन्हीं के पिताजी ग्वालियर के मराठा ब्राह्मण परिवार से संबंधित हैं। दोस्तों ग्वालियर के मराठा ब्राह्मण परिवार से संबंधित हैं। पिता पंडित विष्णु शास्त्री शास्त्रीय संगीत के महान विद्वान थे। धार के देवी जी बूपा से टप्पा गाने का इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था। सतारा, अलवर और किशनगढ़ के महाराजाओं ने आपको दरबारी कवि नियुक्त किया है। कहाँ कहाँ के? सतारा, सतारा कहाँ था दोस्तों? महाराष्ट्र में। अलवर राजस्थान में। और किशनगढ़ के महाराजाओं ने आपको दरबारी कवि नियुक्त किया। राजा भैया पूछ वाले, इनको देख लिया जाए। पूरा नाम था इनका बालकृष्ण आनंद राव अष्टेकर, बालकृष्ण आनंद राव अष्टेकर। संगीत की शिक्षा अपने पिता तथा मेहंदी हुसैन खां के शिष्य श्री बलदेव से ग्रहण की। इनके पूर्वज को पूछ नामक ग्राम की जागीर मिलने से, याद रखिए पूछ नामक ग्राम की जागीर मिलने से इनका परिवार पूंछ वाला नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये एक ख्याल गायक थे, या ख्याल गायक, ये याद रखिएगा ख्याल गायक थे। ठुमरी तरंगिनी आदि पुस्तक की रचना की। इनकी एक जो पुस्तक है ठुमरी तरंगिनी, इसको याद रखें, ठुमरी तरंगिनी, और ख्याल गायक थे। क्लियर? उस्ताद अमीर खां पूछा जा चुका है 3 बार प्रश्न। अलाउद्दीन खां अलग हैं, उस्ताद अमीर खां अलग हैं, ये इंदौर से संबंधित हैं। अलाउद्दीन खां अलग हैं, वो कहाँ से? मैहर से संबंधित थे। ठीक है, ये हैं उस्ताद अमीर खां, ये इंदौर से हैं। अलाउद्दीन खां मैहर से हैं और उनका जन्म पूर्वी बंगाल के त्रिपुरा जिले में हुआ था, लेकिन वो मैहर आ जाते हैं और फिर मैहर में ही अपना पूरा कार्य करते हैं। इंदौर संगीत घराने, संगीत घराने से आ रहे थे ना शुरुआत में प्रश्न, तो लो इंदौर संगीत घराने के जनक उस्ताद अमीर खां का जन्म 1913 इंदौर में हुआ। ये ख्याल गायक और तराना गायकी के कुशल गायक हैं। बैजू बावरा, गूंज उठी सहनाई, झनक झनक पायल बाजे जैसी फिल्मों में अपने स्वर दिए हैं। इसीलिए उस्ताद आमिर खां पे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, देख लेंगे आप लोग। बैजू बावरा, गूंज उठी सहनाई, झनक झनक पायल। कुमार गंधर्व, शिवपुत्र, इनको शिवपुत्र कहा जाता है। इनका यदि जन्म देखा जाए तो कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। 400 मालवीय लोकगीतों का इनका संग्रह है। अट्टी मोहनी, मालवती, सहेली तोड़ी, लग्न गंधार, निंदियारी प्रमुख राग हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो कर्नाटक बेलगांव लिखा है तो ये उनके मूल स्थान है, बाद में फिर ये मध्य प्रदेश में आ जाते हैं, याद रखिएगा। इनकी रचनाओं का संग्रह उनके ग्रंथ अनूप राग विलास में मिलता है। याद रखिएगा, अनूप राग विलास। ठीक है, इन्हीं के सम्मान में मध्य प्रदेश शासन ने 1992 में शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कलाकार हेतु कुमार गंधर्व सम्मान की स्थापना की है। अब आप समझिए हैं कहाँ के? कर्नाटक के बेलगांव के, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में आ गए तो फिर इन्हीं के सम्मान में कुमार गंधर्व सम्मान की स्थापना की गई। कुमार गंधर्व आता ना इस बार का, कुमार गंधर्व सम्मान किसको प्राप्त हुआ है? तो ये वही हैं, अब याद रखिएगा। महाराजा चक्रधर सिंह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, किनके? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा महाराजा चक्रधर सिंह के सम्मान में चक्रधर सम्मान दिया जाता है। इन्होंने राग रत्न, मंजूषा, तालतो यनिधि, नृतन सर्वस्व, नृतन सर्वस्व, ये इस तरीके से है दोस्तों, नृतन सर्वस्व की रचना की है। इन्हीं की स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार ने चक्रधर फेलोशिप प्रारंभ की। क्या की? चक्रधर फेलोशिप प्रारंभ की है। आप लोगों ने सुन रखा होगा चक्रधर फेलोशिप, ठीक है, तो याद रखिए। चलिए अब मध्य प्रदेश के चित्रकार पे आ जाते हैं। डी देवला लीकर, इनका सही नाम क्या है? दत्तात्रेय दामोदर देवला लीकर। डी, ये इनका पूरा नाम है, दत्तात्रेय दामोदर देवला लीकर। मध्य प्रदेश के चित्रकला के पितृ पुरुष कहे जाने वाले, सबसे पहले ही प्रश्न हो गया दोस्तों,
चित्रकला के पितृपुरुष, है ना, फादर ऑफ कहे जाने वाले का जन्म इनका 1883 धार जिले के बिड़वाल नामक ग्राम में हुआ। कहाँ से संबंधित हैं? धार जिले से। डी देवलालीकर। प्रश्न सीधा ऐसा आता है कि इनमें से मध्य प्रदेश का चित्रकार कौन है, या तो फिर डी देवलालीकर जो कि मध्य प्रदेश के चित्रकार हैं किस जिले से आते हैं? धार जिले से आते हैं। क्लियर है? इनकी चित्र शैली जो है वो है डेको रियल स्टिक। डेको रियल स्टिक, ये आप लोग याद रखें बस, डेको रियल स्टिक, ये इनकी चित्रकला है। क्लियर? विष्णु चिंचालकर, ये देवास के हैं, विष्णु चिंचालकर। इनकी जो शैली है वो है लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट। लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यदि चित्रकार से आएंगे तो या तो विष्णु चिंचालकर या डी देवलालीकर। 1960 में इन्होंने फ्राइडे ग्रुप नामक कलाकारों का समूह बनाया था। ठीक। नारायण श्रीधर बेंद्रे, ये कहाँ के हैं? ये इंदौर के हैं। नारायण श्रीधर बेंद्रे, इन्होंने कांटे 1969 पद्मश्री इनको मिल चुका है। 1969 में इनको पद्मश्री मिला था। ये भी इंदौर से संबंधित हैं, ये भी चित्रकार हैं दोस्तों, याद रखिएगा। एक है सैयद हैदर रजा, ये नरसिंहपुर से हैं। सैयद हैदर रजा नरसिंहपुर से। इनके चित्र कौन कौन से हैं? अटल शून्य अनंतता, बिंदु, अनसुनी आवाज, माँ, राजस्थान, सफेद फूल, नाग, अंकुरण और स्पंदन। स्पंदन, ये दा है, स्पंदन। ठीक है, इस तरीके से स्पंदन। ठीक, ये इनके हैं। ये हैं सैयद हैदर रजा। इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, पूछा जाता है कि ये इनमें से कौन है मध्य प्रदेश के चित्रकार, तो सैयद हैदर रजा। ज़्यादा कठिन देगा तो फिर एक ना एक कुछ को उठा लेगा। अटल शून्यतानंता किसका चित्र है? बिंदु किसका चित्र है? अनसुनी आवाज किसका चित्र है? माँ किसका चित्र है? ठीक है, तो सैयद हैदर रजा नरसिंहपुर। डी जोशी, ये खरगोन से जुड़े हुए हैं। कहाँ से? खरगोन से जुड़े हुए हैं। इनके चित्र मनुष्य तथा प्रकृति के बीच सजग संबंध खोजते हैं। इनके चित्रों की क्या विशेषता है? मनुष्य तथा प्रकृति के बीच। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि यार कोई डी जोशी व्यक्ति हैं, खरगोन के रहने वाले हैं, जो गजब के चित्रकार हैं। उनकी चित्रकारों में मनुष्य और प्रकृति के बीच के संबंधों को बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिए। मकबूल फिदा हुसैन, MF हुसैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक समय में कितना चर्चा में रहे थे ये लोग। यदि आप लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों ने काफ़ी पढ़ रखा होगा। मुख्य रूप से तो ये महाराष्ट्र पंढरपुर के थे, बाद में फिर ये मध्य प्रदेश में आ गए थे। इनकी रचना है श्री हुसैन और गजगामिनी। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों गजगामिनी, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। गजगामिनी, गजगामिनी, गजगामिनी। श्री हुसैन तो है ही। प्रसिद्ध चित्रकला, सन 2000 में उन्होंने प्रसिद्ध अदाकारा माधुरी दीक्षित, इसीलिए तो ये प्रसिद्ध है, माधुरी दीक्षित को लेकर गजगामिनी नामक फिल्म बनाई। 2008 में केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया था। आप एक काम करिएगा, गूगल पे यदि आपके पास समय हो तो ही, अगर समय नहीं है तो बिल्कुल मत करिए, जब समय हो तभी करना। MF हुसैन को एक बार सर्च कर लेना, इनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारी कंट्रोवर्सी मिलेगी, तो उसको देखिए आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी दोस्तों। ये अपने लास्ट हैं आज के, मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी। रंगकर्मी मतलब आप समझ रहे हैं, रंग नहीं लगाते यार, रंगमंच पर काम करने वाले। कहीं कोई नाटक करेगा, कहीं कुछ करेगा। अभी तक जो अपन ने देखा तो किससे संबंधित था? सबसे पहले तो अपने पास में लेखक आए थे, फिर उसके बाद में अपने पास में गाने वाले आए जिन्होंने गीत गाए, यानी गाने के माध्यम से अपनी प्रस्तुतियाँ करी। फिर उसके बाद में अब अपने रंगकर्मी आ रहे, अब रंगमंच पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये रंगमंच वाले हैं, रंगकर्मी हैं। बाबा DK, ये कहाँ के हैं? नीमच के। इनकी जो मुख्य रचना है वो है अकांड तांडव। अकांड तांडव। कौन? बाबा DK। हबीब तनवीर, ये रायपुर के हैं। ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। इनसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है कि हबीब तनवीर क्या हैं, तो सबसे पहले तो रंगकर्मी हैं, ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे हैं। नरहरि पटेल, ये रतलाम से, नरहरि पटेल रतलाम से हैं। इनके द्वारा जननाट्य संघ तथा यवनिक नामक 2 संस्थाओं की स्थापना की गई। दैनिक नई दुनिया में प्रकाशित अपने स्तंभ थोड़ी घनी के माध्यम से श्री पटेल ने मालवीय को मुद्रित साहित्य की भाषा बना दिया। किसको? मालवीय को, याद रखिए, मालवीय को मुद्रित भाषा बना दिया। क्लियर? यानी मालवी भाषा को ऊपर ले जाने में नरहरि पटेल का विशेष योगदान है। कहाँ से हैं? रतलाम से। बाबा DK नीमच से। हबीब तनवीर रायपुर से। तो मध्य प्रदेश के ये ही 3 प्रमुख रंगकर्मी हैं तो और दोस्तों, पर इनसे ही प्रश्न आता है और बाकी प्रश्न नहीं आते। तो अपन लोगों ने इसमें किस किस को देख लिया दोस्तों? साहित्यकारों को देख लिया, कवि को देख लिया,
संगीतज्ञों को देख लिया और इसके बाद अपन ने रंग कर्मियों को देख लिया। तो आज की जो क्लास है दोस्तों उसको समाप्त करते हैं। हो सकता है थोड़ी बड़ी क्लास हो गई हो, पर ज़रूरी है दोस्तों, करना है ना, तो इसको आप लोग याद रखें, आगामी परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को अपन समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल अगली क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। नमस्कार। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, PDF आपको वहीं